जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, जो पिछली साल आपके जो आर्मी जीडी एग्जाम में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों साथ साथ मैं इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, अगर ये हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था तो क्या क्या चीजें और हमारे पेपर में वहां पे आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप ये मान चलना आप एग्जाम में बैठे हुए हो और यहाँ पे ये चेक करना है कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये सारे आपके सिलेक्टेड वही क्वेश्चन सभी एआरओ जेडआरओ में यहाँ पे कराने वाला हूं जो कि आपके पेपर बार बार वहां पे रिपीट हुआ करते हैं। और जो इसकी मैं पीडीएफ भी आपको जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां प्रोवाइड करा दूंगा। स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, ये इसमें आप हाई लिख के मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप प्रोवाइड करा दूंगा। वहां भी इसकी मैं पीडीएफ भी हमेशा आपको डालते हुआ चलूंगा। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा एक बात ये पूछी गई आपकी कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी कौन सी बीमारी हो जाएगी, जहां पे ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट होता है आप इसका आंसर क्या बताओगे, क्वासियोर कर हमेशा बता देना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप काउंट भी करते चलना आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी यहाँ पे चल रही है। और दोस्तों इसके अलावा कभी और आपसे एक देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक दोस्तों सीधा सीधा आपसे ये पूछेगा कि जो दूध का, एक ये बताओ दूध का जो पीला रंग होता है, अब ये पूछेगा दूध का पीला रंग किसकी वजह से आपका होता है। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। एक दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि दूध का जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग का क्या क्या रीजन वहां पे होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाएगा कि जो आपका दूध होता है, दूध में कौन सा विटामिन, आपका कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ये तीन क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, सारे पॉइंट यहाँ पे नोट जरूर करना। तो दोस्तों कभी अगर पूछा गया दूध का पीला रंग तो आप क्या बताओगे दोस्तों, कैरोटीन, क्या बता दोगे यहाँ पे, कैरोटीन आपको यहाँ पे बता देना। ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना। और सफेद रंग का पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, कैसिन प्रोटीन। एक क्या होता है, कैसिन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा, तो आप कहोगे विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है। ये तीनों पॉइंट नोट करना, आपके ये इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है, जहां पे ये चार ऑप्शन दिए गए थे जब ये जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी दोबारा आता है तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा एमाइलेज बताना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काउंट करते चलना कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा एक चीज आप देखा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि ये बताओ जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन हमारे शरीर में कहां पे होता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर पूछा गया, सीधा सीधा को नोट करना कि जैसे कभी अगर आपसे पूछा गया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन बताओ कहां पे होता है। तो क्या बताओगे, या फिर आपसे दोस्तों कभी ये पूछा गया कि जो आपका प्रोटीन होता है, ये बताओ प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है, तब क्या बताओगे। या फिर दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहां पे होता है। ये तीनों चीजें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी भी जा चुकी हैं और रिपीट भी वहां पे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन दोस्तों पूछेगा तो आप कहां से कहोगे, इसका पाचन दोस्तों मुख से, हमारे मुंह से ही होना स्टार्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। और प्रोटीन का दोस्तों पाचन कभी अगर पूछेगा कहां पे शुरू होता है, आप क्या बताओगे, इसका पाचन दोस्तों अमाशय में, कहां पे, अमाशय में इसका पाचन होगा। वसा का पाचन दोस्तों पूछेगा, आप क्या कहोगे, इसका पाचन होता दोस्तों हमारे शरीर की जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में आपका वसा का पाचन वहां पे होता है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये भी एक बार आप नोट जरूर करिएगा। एक सवाल ये पूछा गया जो सामान्य मानव रक्त है, मानव रक्त कैसा है, ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो सामान्य मानव रक्त दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या बता दोगे, ये बताओगे थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। ऑप्शन डी आपको इसका राइट आंसर यहां बता देना। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, किसने ये बताया था कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ये बताओ एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया कि हमारे शरीर में दोस्तों जो आपका प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है,
एंटीबॉडी जो पाया जाता है, एंटीबॉडी जो पाया जाता है ये किसने बताया, कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? तो यहां पे वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या बताओगे? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर दोस्तों, ये नाम यहां पे नोट करना कि हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसमें अगर पूछा गया एंटीबॉडी जो पाई जाती, किसने बताया था प्लाज्मा में? तो किसने बताया? लैंड स्टीनर ने। और दोस्तों कभी अगर आपसे एक चीज ये पूछा गया कि जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप या फिर जो हमारा रक्त समूह होता है, एक नोट करना, ब्लड ग्रुप लिख के आया, चाहे रक्त समूह लिख के, जैसे आपका ए हो गया और एक बी हो गया, ओ हो गया, इन ए बी ओ इनकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज भी आपका लैंड स्टीनर ने ही वहां पे की थी। ये चीज भी यहां पे याद करना। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया कि एक ये बता दो कि सर्वदाता, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, यह भी एक बता दो सर्वग्राही, क्या पूछा जाएगा? सर्वदाता पूछ ले आपसे, या आपसे पूछा जाए कि सर्वग्राही, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सर्वदाता यानी वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को खून अपना वहां पे दे सकता है। सर्वग्राही का मतलब होता है वो ब्लड ग्रुप का नाम बताओ जो सभी का ब्लड अपने अंदर वहां पे ले सकता है। इनके आंसर क्या बताओगे? तो सर्वदाता दोस्तों ब्लड ग्रुप क्या बताओगे? ओ निगेटिव हो जाएगा। सर्वग्राही क्या हो जाएगा आपका? ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सर्वग्राही आपका हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी सारे यहाँ पे आप नोट जरूर करिएगा। एक सवाल में यह पूछा गया, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें आपका चिकित्सक के पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है और हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? ये किससे जुड़ा रहेगा? अगर कभी आपके पेपर में पूछ लिया गया तो आप क्या बताओगे? सीधा सीधा मरकरी कॉलम से जुड़ा रहेगा। ऑप्शन डी का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दूसरा एक चीज आप देखा होगा, ब्लड से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका ब्लड होता है, इसका जो ब्लड गाढ़ापन होता है, कि गाढ़ापन मतलब कौन से प्रोटीन की वजह से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नोट करना यहाँ पे कि एक चीज यहाँ पे ये चीज नोट करना कि जो आपका रक्त का दोस्तों जो आपका क्या लिखना? गाढ़ापन। रक्त का दोस्तों गाढ़ापन कौन से प्रोटीन के कारण से होता है? तो प्रोटीन का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या नोट करो? ये प्रोटीन का नाम आप यहाँ पे नोट करना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। और एक दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह, कब्र क्या लिखोगे? आरबीसी का यहाँ पे कब्रगाह नोट करना। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह बोल दे, या फिर यहीं पे आपका ब्लड बैंक भी लिख के आ सकता है। क्या लिख के आ सकता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक दोस्तों किसे कहा जाएगा? तो यहाँ पे किसका नाम लिखोगे? यहाँ पे क्या नाम होगा? तिल्ली। तिल्ली, ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये दोनों पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपीट वहां पे होते हैं। और जो मैं कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, वहां पे ये मान चला 2000 से लेकर 2024 जितने भी आपके क्वेश्चन वो सारे मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, और न्यू पैटर्न नोट्स भी मैं वहां प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर ये सारे आप एक बार तैयार करके पेपर देने जाते हो तो इसी साल भाई आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चीजें जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप तैयारी वहां पे करते रहिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे पूछा गया, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जन करेगा। तो क्या उत्सर्जन वो वहां पे करेगा? तो आप क्या बता दोगे? वो उत्सर्जन करेगा यूरिया का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये जरूर जब आपका पेपर है वहां बैठना, ये ऑप्शन आपके ऊपर नीचे इनके सीरियल हो सकते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज आपको वहां पे नहीं होना है। पहले देखना है कि भाई अगर ऑप्शन बी राइट है तो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम में जो कॉलम वहां फिलअप करेंगे कहां पे हमें करना है, ये चीज जरूर वहां पे ध्यान में रखना। और ये आपके सीधे वही क्वेश्चन जो करा रहा हूं जो पिछले साल ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी आया था कि कब से ये पूछा गया अगर आपसे कि सबसे अधिक, अगर आपसे ये क्या पूछ लेगा, सबसे अधिक आपका विषैला, एक ये मैं बता देना, सबसे अधिक आपका विषैला उत्सर्जी, विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो आप किसका नाम बताओगे? आप बता दोगे अमोनिया का। किसका नाम बताओगे? सीधा सीधा आपको अमोनिया बता दे। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पेपर में, जो आपका मूत्र होता है उसमें का परसेंटेज क्या 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 आपका वहां पाया जाता है?
जल का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जल का परसेंटेज वहां पे क्या होता है। तो दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि मूत्र में क्या क्या होता है, इसमें जल का परसेंटेज कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखना दोस्तों, आपका 95% इसमें क्या रहेगा, आपका जल ही इसमें पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों केवल आपका 2.5% इसमें क्या होता है, आपका यूरिया पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपका 2.5% क्या होता है, अन्य पदार्थ, अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसका परसेंटेज भी यहाँ पता रहना चाहिए, क्योंकि यहां से भी पेपर में क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हड्डियों को जोड़ता है। ये तो हम सभी को पता, हड्डियों से कई बार आपके कई सारे क्वेश्चन भी वहां पूछे गए हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, हड्डियों को जोड़ता है, क्या बताओगे, सीधा सीधा स्नायु बंधन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों हड्डी के बारे में कुछ पॉइंट और यहाँ पे नोट करना, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर ये पूछा गया कि जो आपकी हड्डी होती है, इसमें सर्वाधिक, एक ये बताओ सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाएगी, आप सीधा सीधा बताओगे कैल्शियम की, यानी कि 98% कैल्शियम की मात्रा आपकी इसमें पाई जाती है। या कभी क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मतलब शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, ये होती दोस्तों फीमर। और फीमर हड्डी कहां पाई जाती है, कभी पूछा गया, आप बताओगे ये हड्डी आपकी जांघ में हमेशा पाई जाती है। अगर कभी दोस्तों ये पूछा गया शरीर की सबसे छोटी हड्डी बता दो कौन सी है, तो छोटी हड्डी में क्या बता दोगे, यहां बताओगे स्टेपीज। कौन सी हड्डी हो जाएगी, आप बताओगे सीधा सीधा हड्डी का नाम क्या हो जाएगा, स्टेपीज। और ये स्टेपीज हड्डी दोस्तों कहां पे होती है, ये आपकी कान में पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी ये होती है। या फिर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया शरीर, ये बताओ सबसे मजबूत हड्डी, अब ये बताओ सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ये आप क्या बताओगे, जबड़े की। जबड़े की हड्डी दोस्तों जो आपकी होती है, ये सबसे मजबूत हड्डी आपकी वहां पे होती है। अगर दोस्तों कभी आपसे ये एक चीज पूछा गया कि अगर कभी आपसे एक चीज ये लिख के वहां पेपर में आता है, शरीर का क्या लिख के आएगा, सबसे शरीर के सबसे मजबूत, शरीर के सबसे मजबूत पदार्थ का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, आप किसका नाम बताओगे, इनामेल का। किसका बताओगे, इनामेल का नाम बताना, जो कहां पे होता है, आपका दांत में पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। अगर पता अच्छी बात है, नहीं पता ध्यान से देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे। तो इसका आप एग्जाम में क्या राइट आंसर बताएंगे, अगर आपके पेपर में ये रिपीट होता है क्या बताओगे, यहाँ पे डिम्ब वाहिनी दोस्तों दिया गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों आपने ये भी देखो, कभी कभार क्या होता है, गर्भकाल पूछा जाता है, कि जैसे कि ये बताओ कुत्ते गर्भकाल, यानी कि कुत्ता कितने दिन में बच्चा पैदा करता है, या फिर जो मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, इनका गर्भकाल का समय अवधि क्या होती है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे एक चीज ये बताओ, जैसे खरगोश, इनके पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट करा देता हूं। एक बताओ खरगोश का गर्भकाल कितने समय का होता है, या फिर दोस्तों जो आपका कुत्ता होता है गर्भकाल कितने समय का होता है, या फिर जैसे सुअर का नोट कर लेना, इसका गर्भकाल कितने समय का होता है। एक नोट करना, जैसे आपका मनुष्य हो गया, मनुष्य का नोट कर ले, मनुष्य या बंदर का, इनका गर्भकाल कितने दिन का होता है। एक नोट करना दोस्तों, जैसे आपका घोड़ा हो गया, गर्भकाल कितने दिन का होगा, या फिर दोस्तों आप बताओ हाथी का गर्भकाल कितने दिन का होता है। इनके अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो खरगोश का दोस्तों कभी आपसे पूछा जाएगा, तो क्या बताओगे, 28 से 30 दिन, क्या बताओगे, 28 से 30 दिन का होता है। कुत्ते का कभी पूछा जाएगा तो आप क्या होता है, 63 दिन का। सुअर का कभी पूछा गया 114 दिन का। मनुष्य या बंदर का क्या लिखोगे, 280 दिन लिख देना। घोड़े का कभी पूछा गया क्या लिखोगे, 330 दिन लिख देना। हाथी का पूछा गया क्या लिखोगे, 625 दिन यहाँ पे लिखना। ये इनके गर्भकाल का समय होता है, ये पॉइंट यहाँ पे एक बार नोट जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आपका लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या बता दोगे दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दूध। क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, अगर कभी आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ आपका जो एसिटिक अम्ल होता है, कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करना,
एसिटिक अम्ल ये किसमें आपका पाया जाता है? या फिर दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि जो आपका सिट्रिक अम्ल है, क्या है? सिट्रिक अम्ल दोस्तों ये किसमें आपका पाया जाएगा? एक कभी अगर आपसे दोस्तों ये पूछा गया जो आपका टार्ट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? या एक और बताना दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्या? ऑक्जेलिक अम्ल ये किसमें आपका दोस्तों पाया जाएगा? एक नोट करना दोस्तों, जैसे आपका लैक्टिक, एक क्या नोट करोगे यहाँ पे, जैसे आपको क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल ये किसमें दोस्तों आपका पाया जाएगा? या फिर दोस्तों एक ये बताना जो आपका सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? एक ये सारा कुछ आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल का पूछा गया कि ये बताओ जो आपका एसिटिक अम्ल ये किसमें पाया जाएगा? आप बताओगे सिरका में। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरके में कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है? ये पेपर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो एसिटिक अम्ल दोस्तों क्या लिखोगे? ये आपका किसमें पाया जाएगा? सिरका में लिखना, सिरका। अब सिट्रिक अम्ल में क्या लिख लोगे यहाँ पे? नोट करना, क्या? संतरा में आपका ये पाया जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों क्या लिखोगे? ये आप नोट करना यहाँ पे इमली में, किसमें? इमली में आपका ये पाया जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों क्या लिखोगे? यहाँ पे नोट करना, क्या? टमाटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है? एक लैक्टिक अम्ल लिखा है, लैक्टिक में क्या लिखोगे? लैक्टिक में लिखना जैसे दूध हो गया, क्या? लैक्टिक में क्या लिखो? जैसे दूध दही, इसमें क्या आप लिख लोगे? सीधा सीधा दूध दही, दूध और दही यहाँ पे आप नोट कर, ये लिख लेना टमाटर है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों सिट्रिक अम्ल है, ये किसमें पाया जाता है? आप यहाँ पे नोट कर लेना नींबू, क्या लिख लोगे? नींबू का आप नोट करना। एक दोस्तों फार्मिक अम्ल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ जो फार्मिक अम्ल है, एक और नोट करना। कभी अगर आपसे दोस्तों ये पूछा गया कि ये फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों जो चींटी का डंक होता है उसमें क्या होता है? फार्मिक अम्ल। यहाँ पे क्या लिख लोगे? चींटी का डंक, चींटी का जो डंक होता है दोस्तों इसमें क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। इसीलिए देखा होगा जब चींटी किसी को काटती है तो हमें वहां पे जलन महसूस होती है। इसका रीजन क्या होता है? उसके डंक में आपका फार्मिक अम्ल वहां पे होता है, इसी वजह से हमें वहां पे जलन महसूस आपकी होती है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब ये बताओ कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो कभी ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बताओगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्प्रेरक। दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जो गति होती है बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसका मेन काम ही यही होता है। तो इसका राइट आंसर आपको उत्प्रेरक बता देना है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये क्या होते हैं? तो आप क्या बताओगे? ये होते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप होते। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये किसके समस्थानिक हैं? तीनों ये दोस्तों आप बताओ किसके? हाइड्रोजन के। किसके समस्थानिक हो जाएंगे? आप कहोगे ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और लिखते हैं किस कैसे? इसे लिखोगे आप 1H1, इसे ड्यूटेरियम कैसे लिखते? 1H2, ट्राइटियम को 1H3। ये यहाँ पे दोस्तों इनको संकेत के रूप में ये लिखा जाता है। ये हाइड्रोजन के तीनों आपके समस्थानिक आपके वहां पे हो जाते हैं। अब बताओ मीथेन अणु में कितने परमाणु आपके होते हैं? मीथेन अणु देखो यहाँ पे याद करना, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 यहाँ पे होता है। आप बताओ परमाणु कितने हैं? कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन 4 परमाणु, टोटल कितने परमाणु हो गए? आप बताओगे 5 परमाणु हो गए। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए आपको इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। और दोस्तों कभी अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि एक ये बताओ परमाणु यानी परमाणु द्रव्यमान इसका बता दो। मीथेन जो आपका होता है, मीथेन का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि इसका मीथेन का अगर पूछ लिया गया तो क्या बता दोगे? इसका आपका 16 हो जाए। क्या बता दोगे? 16 आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु, किसके परमाणु? कार्बन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? इनके जो द्रव्यमान है इनका अनुपात बताइए कितना आपको यहाँ पे हो जाए। तो कैसे इसका राइट आंसर बताओगे? ध्यान से देखना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का पूछा गया, ठीक है। पहले तो ये बताओ जो आपका ये कार्बन हो गया, ये बताओ कार्बन का, तो कार्बन का यानी कार्बन का एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है? इसका हो जाएगा 12 ग्राम। क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान क्या हुआ? इसका हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का 2 गुणे 16।
2 गुणे 16 करो, इसका यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया, 2 गुणे 16 की आपका 32 हो गया। इनका अनुपात पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा 4 से काटो, 3 चौक 12, 4 से 12 और 8 चौक 32, तो अनुपात क्या दोस्तों इसका निकल के आ गया 3:8 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कह देंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब ये बताना, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्या बताओगे राइट आंसर इसका? ये हो जाएगा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन और ध्यान से देखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका पहला कोश होता है, देखो ये आप यहाँ पे याद करना, पहले कोश में पहले ये सीधा लिखना, पहले कोश को क्या बोलते हैं आप लिखना के सेल। क्या बोलते हैं? पहले कोश को बोलते हैं के सेल। अब कभी ये पूछा गया कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहां पे क्या बताओगे, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपकी ये सेकंड सेल होती है, सेकंड सेल को क्या बोलते हैं आप बताओगे? एल सेल। क्या बोलते हैं? एल सेल बोला जाता है। इसमें भी अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे रह सकते हैं। और दोस्तों जो आपका तीसरा सेल होता है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम सेल आप बोलते हैं। क्या? एम सेल आप बोलते हैं। इसमें अधिकतम आपके 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी यही तरह ये सारे सेल वहां पे आपके भरे जाते हैं। और जो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो आपकी होती है कितनी हो सकती है? 2n² आपकी हो जाती है। ये किसका नियम होता है दोस्तों? ये नियम आपका होता है किसका? पाउली का अपवर्जन नियम आपका ये होता है। परंतु बाह्यतम कोश में अधिकतम केवल आपके 8 इलेक्ट्रॉन ही वहां पे रह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसको आपको राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक सवाल में पूछा गया, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? भाई हम सभी को क्या पूछा गया, एक परमाणु के नाभिक में, देखो पूछ रहा है किसमें? नाभिक में पूछा जा रहा है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से रहते हैं। तो नाभिक में दोस्तों क्या बताओगे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपका रहता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन रहता है वो नाभिक में ना हो कि बाहर चारों तरफ चक्कर आपका लगाया करता है। तो नाभिक का पूछा गया, आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यहाँ पे आपका हो जाएगा। कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया कि जो प्रोटॉन होती है, प्रोटॉन की खोज किसने की, वैज्ञानिक नाम क्या आप बता दो यहाँ पे? गोल्डस्टीन। वैज्ञानिक नाम आप गोल्डस्टीन बता देना। और इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया जो आपकी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो क्या बताओ इसकी खोज किसने, वैज्ञानिक नाम क्या बताओगे आप यहाँ पे? जेम्स चैडविक। क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक यहाँ पे नाम बता देना। और कब इसकी खोज की थी? ये खोज की थी 1932 में खोज की थी। अगर दोस्तों कभी ये पूछा गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, क्या बताओ? 1.67 इंटू, पूरा ही नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? 1.67495 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका वहां पे कितना होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट करिएगा। अब ये बताना, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? और मैंने करा भी दिया, तो अंगूर में कौन सा अम्ल रहेगा? आप बताओगे टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अंगूर में प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल यहाँ पाया जाता है? अंगूर का यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्या बताओगे यहाँ पे? टार्ट्रिक अम्ल आपका हो जाता है। और दोस्तों इसके बारे में कौन किसमें अम्ल पाए जाते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले सारे नोट कराए थे कि टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, वो अच्छे नोट करना क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यहां दोस्तों हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और जो आपके 15 क्वेश्चन टोटल आपके जीके के यहाँ पूछे जाते हैं। बस जो चीजें बता रहा हूं ऐसे आप तैयारी करते, चलो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों आपको क्या बता देना, ये हो जाएगा आपका, यानी PR श्रीजेश ये भी हो जाएंगे, मनु भाकर ये भी हो जाएंगे। यानी दोस्तों क्या बताओगे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना कि अभी जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 के दिए गए थे, इनको भी अच्छे से याद करना क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के हर बार आर्मी के एग्जाम में आते हैं।
इस बार भी आपके पेपर में आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे भी जो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इस समय सारे 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे करंट के रख रहे क्योंकि पिछली करंट आएगी नहीं, नए क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देखो तो अगर कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया, एक चीज ये बताना हमें कि मेजर ध्यानचंद, अगर आपसे पूछा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार अभी जो 2024 में कितने लोगों को दिया गया, तो आप क्या बताओगे? ये टोटल आपका 4 लोगों को आपको दिया गया। किसको दिया गया? एक दिया गया दोस्तों, यहां किसका नाम लिखोगे? गुकेश, गुकेश डी। अब इनका खेल दोस्तों क्या हो जाएगा? खेल दोस्तों हो जाएगा ये शतरंज के खिलाड़ी। कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज का। एक दोस्तों सेकंड नंबर पे किसका नाम लिखोगे? एक नोट करना दोस्तों यहाँ पे हरमनप्रीत, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह लिख लेना। ये कौन सा खेल खेलते हैं? आप क्या बताओगे? हॉकी। कौन सा खेल खेलेंगे? हॉकी। अगर दोस्तों एक तीसरा नाम ये नोट करना प्रवीण कुमार का, किसका लिखना? प्रवीण कुमार का। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? ये पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार क्या हो जाएंगे? पैरा एथलेटिक्स, इनका खेल लिख लेना। चौथे नंबर पे आप लिखना मनु भाकर, मनु भाकर का नाम यहाँ पे नोट करना। और इनका खेल दोस्तों क्या हो जाएगा? शूटिंग। क्या खेल हो जाएगा? शूटिंग यहाँ पे खेल हो जाएगा। ये दोस्तों चारों नाम याद करके जाना, आपके पूरे चांस है एक क्वेश्चन यहां से आपका दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से वहां पे तैयार करके आपको जाना है। अब ये बताना, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन आता है, किस खेल में अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने? अब ये क्वेश्चन का करंट अफेयर में आपका पूछा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताना? यहां बताना फ्री स्टाइल कुश्ती। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज जो ये ध्यान रखना कि क्रिकेट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अभी दोस्तों जो आईसीसी अवार्ड 2024 दिए गए वो सारे अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मैं यहां पे बताता हूं कि जो आपके आईसीसी अवार्ड हैं जो आपके 2024 में आपके दिए गए, यहां पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखना, एक क्वेश्चन ये पूछेगा, एक चीज आप ये बताना, पुरुष क्रिकेट क्या पूछेगा दोस्तों यहाँ पे? पुरुष, पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑफ द ईयर बताओ किसे चुना गया? यानी कि पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 में किस खिलाड़ी को चुना गया था? तो यहां पे किसका नाम आपको बताना? यहां पे सीधा सीधा बताना जसप्रीत बुमराह। किसका नाम बताओगे? जसप्रीत बुमराह का नाम आपको बता देना है। और यही भी पुरुष की जगह दोस्तों केवल आपका महिला लिख जाएगा और पूरा सेम वही चीज आपको यहाँ पे लिख दिया जाए। तो महिला वाले में किसका नाम बताओगे? महिला में आपको नाम किसका बताना? अमेलिया। किसका बताओगे? अमेलिया केर। ये कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे? अमेलिया केर ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड की खिलाड़ी वहां पे हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछे ये पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, अगर यहाँ पे एक वर्ड ये लग गया कि पुरुष, यहां पे लग गया पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अगर पूछ लिया गया, तब भी किसका नाम बता देना आपको? जसप्रीत, जसप्रीत बुमराह का नाम आपको यहां पे बता देना है। और उसमें कभी अगर महिला का नाम हो, अगर कभी पूछा गया महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे का नाम पूछा गया, यानी वनडे क्रिकेटर जो महिला है ये कौन से हो जाएंगे? इसमें स्मृति मंधाना का नाम आपको बताना है। ये मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आप ये आईसीसी अवार्ड के वहां आपसे पूछ सकता है, ऐसे ही पेपर में आएगा। तो ये चीजें ध्यान से देखना, ऐसी चीज आपको तैयार करके पेपर देने जाना है अपना। अब ये बताओ, एंग्लो मैसूर युद्ध जो आपके 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए युद्धों की श्रृंखला थी। यानी कितने युद्ध वहां पे हुए थे, इनकी संख्या पूछी जा रही है। संख्या क्या बताओगे? सीधा सीधा ये दोस्तों हो जाएगी 4। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखना, जैसे कि अगर पूछा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, प्रथम वाला आपका हुआ था 1767 लेके 1769 में हुआ था। और सेकेंड जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका दोस्तों हुआ था 1780 से लेके 1784। यहाँ पे नोट करना। थर्ड वाले में कौन सा वर्ष लिख लेना, यहाँ पे हो जाएगा 1790 से 1792 यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद जो दोस्तों आपका चौथा हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ये 1799 यहाँ पे नोट कर लेना। ये 4 आपके आंग्ल मैसूर युद्ध आपके हो जाएंगे। इनके वर्ष भी याद कर लेना कि अगर वर्ष पूछा जाएगा आपको इनमें से राइट आंसर यहां बताना होगा।
अब ये बताओ गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष प्राप्त हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, गोवा वाला। तो यहाँ पे एक कुछ चीजें अच्छे से यहाँ पे नोट भी कर लेना। पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1961 यहाँ पे नोट करना। यहाँ पे दोस्तों ये याद करना कि जो आपके पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाली थे, इन्होंने जो आपका गोवा राज्य है, गोवा राज्य पुर्तगालियों ने कब कब्जा यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कब्जा दोस्तों ये करेंगे आपके 1510 में, कि गोवा में जो आपके पुर्तगाली हैं, गोवा में पुर्तगाली 1510 में इसे कब्जा कर लेते हैं। अब इसके बाद उसे यहाँ पे एक चीज ये याद करना कि यानी 1510 से लेकर 1961 तक यहाँ पे क्या रहते हैं, ये शासन करते हैं। यानी कि लगभग लगभग आपका 450 वर्ष, 450 वर्ष ये यहाँ पे शासन करते हैं। इसके बाद उसे भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन विजय, क्या लिखोगे, भारतीय सेना द्वारा एक यहाँ पे दोस्तों आपका ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन क्या लिखोगे, ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, गोवा को स्वतंत्र कराया जाता है। कब स्वतंत्र होगा, ये स्वतंत्र होगा आपका 19 दिसंबर 1961 को। 1961 को क्या होगा, ऑपरेशन जो विजय चलाया जाता है। कौन सा ऑपरेशन बताओगे, ऑपरेशन विजय के द्वारा भारतीय सेना जब चलाया जाता है तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को स्वतंत्र कराया जाता है पुर्तगालियों से। वहां पे ये सारे पॉइंट याद करना कि गोवा में कब ये कब्जा करते, 1510, कब तक शासन करते हैं, 1961 तक, यानी 450 वर्ष शासन करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन वहां पे चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय आपका चलाया गया था। ये चीज यहाँ पे याद करना, आपके सारे पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये मतलब भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे। पहले यूरोपीय लोग कौन हो जाएंगे, आप क्या बताओगे, पहले हो जाएंगे दोस्तों पुर्तगाली। क्या बताओ, पुर्तगाली। क्योंकि दोस्तों पहले कौन लोग आते हैं, पहले आते हैं पुर्तगाली आते हैं। पहले कौन आएगा, पुर्तगाली। इनके बाद कौन आते हैं, इनके बाद डच आते हैं। डच के बाद कौन आएंगे, आप बताओगे, अंग्रेज। इनके बाद कौन आएंगे, अंग्रेज। और अंग्रेज के बाद दोस्तों कौन आते हैं, ये लिखना, डेनिश, डेनिश। और इनके बाद दोस्तों कौन आते हैं, ये आएंगे फ्रांसीसी। इनके बाद कौन आते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी आपके यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले कौन आएंगे, पुर्तगाली आएंगे। तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। और ये 4 ऑप्शन दिए गए थे जब आपके जीडी के एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते चलना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, मोहम्मद अली जिन्ना बता देना। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाए। क्या बता दोगे, मोहम्मद अली जिन्ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताना है किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। कौन सा वहां पे राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में। तो क्या बताओगे दोस्तों, रॉलेट एक्ट बता देना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1919 वाला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो गया। कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बताना कि जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह ये कब दोस्तों, कौन से वर्ष आपका हुआ था। या दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया गया, एक हमें ये बताना, अहमदाबाद मील मजदूर, अहमदाबाद मील मजदूर जो आपका आंदोलन चलाया गया, जो आपका यहाँ पे आंदोलन चला था, ये कौन से वर्ष चला गया था। एक ये बता रहा दोस्तों जो आपका असहयोग आंदोलन, अगर इसका कभी दोस्तों पूछा गया ये कब आप किस वर्ष आपका हुआ था। एक दोस्तों अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछ ली गई कि एक बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर कभी दोस्तों ये आपसे पूछा गया आंदोलन ये किस वर्ष हुआ। या भी कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन, दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा गया ये कौन से वर्ष हुआ, ये इनके वर्ष याद कर लेना कि वर्ष आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों ये कब होगा, 1917 में बताना। अहमदाबाद मील मजदूर ये कब बताओगे, 1918 आप बता दीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब बताओगे, इसे आप 1920 बता देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे बताओगे 1930 बता देना।
अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आपको यहाँ बता देना। ये सारे नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट सारे हो जाते, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक सवाल ये पूछा गया, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताओगे? सीधा सीधा नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नीलगिरी पर्वत दोस्तों चाय, कॉफी और नीलगिरी तेल के लिए काफी ये आपको वहां पे जाना जाता है। तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर बी हमें इसका बिल्कुल राइट आंसर वहां पे आपको बता देना है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा गया था पिछली साल में, ये बताओ संविधान निर्माताओं द्वारा प्रख्यात पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया था। अब बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी आता है तो क्या बताओगे राइट आंसर? यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कि अब हर साल 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज यहाँ बताया, इसका ये राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में अब ये मनाया जाने लगा है आपका। एक सवाल ये पूछा गया, हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं के बीज आयात किए थे, मतलब मंगवाए थे? अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आया तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बता दोगे? तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे? मैक्सिको से गेहूं के बीज दोस्तों वहां मंगवाए गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। और दोस्तों जो आपकी हरित क्रांति है ना, यहां से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एक चीज हमें ये बताओ, हरित क्रांति की शुरुआत अगर कभी आपसे पूछा गया हरित जो क्रांति है इसकी शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी, आप क्या बताओगे? 1966 से 1967 यहां बता देना। अगर कभी ये पूछा गया भारत में जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक अगर कभी आपसे पूछा गया तो किसका नाम बताओगे? आप नाम बताओगे डॉक्टर एम एस, किसका नाम बताओगे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप तैयार करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं सारे। ये तो आपका इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, पेपर कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब ये बताना, गौतम बुद्ध के पुत्र निम्नलिखित में से कौन थे? गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे? इन 4 ऑप्शन बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध के पुत्र दोस्तों आपके राहुल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड जो आपका उपाधि दिया गया, ये कौन हो जाएंगे? ये दोस्तों गौतम बुद्ध के क्या थे? ये शिष्य थे। ये क्या थे दोस्तों? आपके शिष्य यहाँ पे थे। और ये बताओ दोस्तों जो आनंद यहाँ पे लिखा, आनंद कौन थे? ये गौतम बुद्ध के दोस्तों क्या हो जाएंगे? चचेरे भाई। यहाँ पे क्या लिखो? गौतम बुद्ध के चचेरे भाई, चचेरे क्या लिखो? चचेरे भाई तथा उनके शिष्य, चचेरे भाई तथा उनके शिष्य। ये चीज दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे उपगुप्त कौन थे? ये दोस्तों हो जाएंगे सम्राट अशोक के गुरु थे। ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे कौन? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के क्या लिखो? सम्राट अशोक के गुरु। ये हो जाएंगे कौन? उपगुप्त यहाँ पे हो जाएंगे। ये इन सभी के नाम थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो वे नाम आपको पता होने चाहिए। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यहाँ बताना है निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ? किसका निर्माण तुगलक काल में आपका नहीं हुआ? ये चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? खिड़की मस्जिद इसका हुआ है, फिरोज शाह कोटला इसका भी हुआ है। हाँ, ये जामा मस्जिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका जामा मस्जिद है इसका निर्माण मुगल काल में हुआ है। जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? इसका हुआ था दोस्तों आपका मुगल काल में। कब हुआ था? इसका निर्माण मुगल काल में आपका हुआ था। और दोस्तों जो आपको ये जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने कहा था? जो मुगल शासक जो था शाहजहां ने। किसने कहा था? मुगल शासक शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण वहां पे कराया था। एक चीज ये ध्यान रखना। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका तुगलक लिखा है, ये मतलब तुगलक वंश का संस्थापक, इसके वंश का संस्थापक अगर आपसे कभी पूछा गया वंश का, एक चीज ये बताना, वंश का संस्थापक इसके कौन हो जाएंगे? तब आपको किसका नाम यहाँ बता देना है। तो यहाँ पे नाम बताओगे गयासुद्दीन। किसका नाम बताओगे यहाँ पे?
गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, ये नाम यहाँ पे नोट कर लेना। ये आपको राइट आंसर वहां बता देना कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक सवाल ये पूछा गया कि केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी रिपीट होता है तो आपको सीधा सीधा बताना ओडिसी। क्या बताओगे, ओडिसी आप बता देना। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका दिया जा रहा है केलुचरण महापात्र, ठीक है, इनको कई सारे पुरस्कार और भी वहां पे दिए गए। अगर इनके वर्ष कभी आपसे पूछ लिया जाए क्या बताओगे, जैसे दोस्तों इनको एक पुरस्कार पद्मश्री भी इन्हें दिया गया है। इन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री। ये कब दिया गया था, ये 1974 में इन्हें आपको दिया गया है। एक दोस्तों इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एक क्या दिया गया, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, अकादमी लिख लेना। अकादमी पुरस्कार भी इनको कब दिया गया, ये इन्हें 1966। एक दोस्तों यहां पे याद कर, इन्हें पद्म भूषण, इन्हें क्या दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया। ये कब दिया गया, इन्हें 1988 में दिया गया। एक दोस्तों इन्हें क्या दिया गया, पद्म विभूषण, एक क्या दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ये कब दिया गया, ये दोस्तों इन्हें 2000 में आपका दिया गया। ये कुछ पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं, ये सारे पॉइंट भी इन्हें याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया, पहला संविधान संशोधन आपका कब वहां पे हुआ था, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो क्या बताओगे, सीधे से 1951 बता देना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों जो आपको ये पहला संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था, इसके अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, आपकी जो 9वीं अनुसूची, क्या लिखोगे, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची दोस्तों यहाँ पे आपकी जोड़ी गई थी। जो पहला संविधान संशोधन के द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची आपकी वहां पे जोड़ी गई थी, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये बताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेवांकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, किसकी नृत्यांगना हो जाएंगे, ये चीज यहाँ पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर दो सीधा सीधा बताना, लावड़ी बता देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपको ये लावड़ी नृत्य, ये कौन से राज्य का हो जाएगा, मतलब कौन से राज्य का हो जाएगा, आप क्या बताओगे, महाराष्ट्र का। ये कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, आपको सीधा सीधा क्या बताना है, महाराष्ट्र राज्य का ये आपका नृत्य वहां पे हो जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में और कौन से नृत्य होते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे एक होता है कोली, एक क्या होता है, कोली लिख लेना। कोली के बाद दोस्तों एक जैसे कि तमाशा, तमाशा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे क्या होता है, धनगिरी, क्या लिखोगे यहाँ पे, धनगिरी, एक क्या लिख लोगे यहाँ पे, धनगिरी। ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। या फिर एक दोस्तों नोट करना यहाँ पोवाड़ा, पोवाड़ा। एक दोस्तों यहाँ पे नोट करना कि क्या, लेजिम, लेजिम नृत्य, एक ये दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना। एक दोस्तों और यहाँ पे नोट करना क्या, डिंडी, डिंडी नृत्य। दोस्तों ये सारे जो आपके नृत्य हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो बिहू यहाँ पे लिखा है, बिहू कहाँ का हो जाएगा, बिहू में बताना असम राज्य, ये कहाँ कौन से राज्य का हो जाएगा, आप बताना असम राज्य का। और ये घूमर कौन से राज्य का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बताना कर्नाटक का, ये कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक आपका दोस्तों आपका हो जाता है। और ये घूमर नहीं, घूमर में ये लिखना, घूमर कर्नाटक का नहीं होगा दोस्तों। घूमर कभी अगर आपसे पूछा गया, यहाँ पे नोट करना राजस्थान, घूमर क्या हो जाएगा, यहां बताओगे राजस्थान, आपको बता देना। हाँ ये सुगमी वाला बताना कहाँ को हो जाएगा, कर्नाटक का, ये कहाँ को हो जाएगा, कर्नाटक आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिहू वाला बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहू कौन से राज्य का ये नृत्य हो जाएगा, आप ये बताना कहाँ का बिहू होता, असम का, घूमर कहाँ, राजस्थान का, सुगमी कर्नाटक का। और महाराष्ट्र के ये सारे भी नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं, पेपर यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। अब ये बताना दोस्तों, यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। और मैथ के 15 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। अगर थोड़ी मेहनत आप करोगे सभी के आंसर वहां बड़ी आसानी से आप दे पाओगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे क्या, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं उनके स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिलहाल मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही, कैसे इनके आंसर आप निकाल सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी है, बड़ी जल्दी इन सभी के सवाल के आंसर आप वहां पे दे सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया गया, ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन, कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर, दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि जो आपके जल है, नाव है,
नाव की चाल दोस्तों क्या दी गई, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल क्या दी गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, धारा मान लो इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है, यह दोस्तों एक दूसरे अपोजिट, तो अपोजिट जब एक दूसरे के होंगे तो इनकी चाल क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। ठीक है, यदि प्रतिकूल, वो 63 किलोमीटर जाने में नाव कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता समय बराबर, तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी दी गई दोस्तों आपकी 63। चाल क्या दोस्तों मैंने बताया कि जब ये प्रतिकूल जाएंगे, एक दूसरे अपोजिट चलेंगे तो इनकी चाल कम हो जाएगी। चाल का डिफरेंट ले लो, यहाँ 13 यहाँ 4, दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, ये आप बता दोगे, ये 9, 9 से भाग किया कितना आ गया, ये 7, तो सीधा समय कितना लगेगा आपको, 7 घंटा आपका लग गया। सीधा आपको आंसर बता देना कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में प्रैक्टिस करना। ये आपके वो क्वेश्चन जो पिछली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और यही पैटर्न इस बार का आपका होने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, कैसे आप इसके आंसर वहां पे ला सकते हैं। देखो एक सवाल पूछा गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार क्या दिया गया, उसकी ऊंचाई का 1/6 है। तो ये बताओ पहले कि जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, जब हमें ऊंचाई और आधार पता रहता है तो ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपका ये सूत्र दोस्तों यहाँ पे हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, जब हमें आधार ऊंचाई पता हो। और हमें क्या पता, ऊंचाई तो पता हमें कितनी है, 48, ये हमें पता 48 है। अब ये बताओ आधार का, आधार क्या, उसकी ऊंचाई का 1/6, तो 48 का जब 1/6 आप करोगे, 48 का 1/6, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा 8 48, 8 आ गया, और गुणे क्या 1/2, 2 से काटो 2, 4 हुआ, और 48 गुणे आप 4 करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। दोस्तों इसका क्षेत्रफल सीधा सीधा क्या बता दोगे, 192 आपको बता देना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तालाब के केंद्र में आपका 7 मीटर एक फव्वारा है। फव्वारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। कैसे सॉल्व करो, ध्यान देखो। यहां बोला गया एक आपका तालाब है, चलो हमने मान लिया तालाब, और तालाब में क्या बोला गया, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या वृत्त के, ये मान त्रिज्या क्या, ये आपका दिया गया 14, ठीक है। फिर बोला गया तालाब के केंद्र में 7 मीटर का एक फव्वारा है। तालाब के केंद्र में 7 मीटर एक फव्वारा है। अब ये मानो 7 मीटर, ये फव्वारा यहाँ पे आपका हो गया, ठीक, 7 मीटर। अब ये पूछा गया, ये 7 मीटर क्या हो गया आपका फव्वारा। अब हमसे ये पूछा गया, अब मात्र त्रिज्या हमने दे दी से 7, ठीक है। फव्वारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल की गणना कीजिए, यानी हमें ये वाला पार्ट आपको छोड़ देना है। क्या छोड़ रहा है, फव्वारे को छोड़, हाँ फव्वारा भाग छोड़ देना। अब जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो हम कैसे सोल्व करें, सबसे पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वृत्त को हम माइनस कर देंगे, तो हमें बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और वृत्त का क्षेत्रफल देखो, इसको नाम हमने दे दिया R1, इसका नाम दे दिया हमने क्या R2, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो जो बड़ा वृत्त है पाई R1 स्क्वायर में हम माइनस कर देंगे पाई R2 स्क्वायर, आप माइनस कर दीजिए। देखो यहाँ पे अगर हम पाई दोनों में कॉमन कर ले तो क्या बच रहा है आपका, बच रहा है क्या R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर बच रहा है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी आप लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी, वहां भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके कैलकुलेशन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या पाई, पाई का मान क्या दिया गया 22/7, सीधा सीधा दिया गया है कि पाई का मान आप 22/7 लीजिए। और देखो यहाँ पे अब R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर दोनों के मान आप यहाँ पे रख दो, यानी यहाँ पे क्या रख दो, रख दिया हमने, एक जगह आपने रखा 14 का होल स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 22/7, ये अंदर वाला सॉल्व करो कितना आपका हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 147 हो गया आपका। अब इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा 462, 400 क्या हो जाएगा 462 हो गई, सही कर लेना, क्या हो जाएगा 462 आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर आप क्या कर देना 462 कर देना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा। तो जो शेष बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हम बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में प्रैक्टिस जरूर करना है कैसे इसका आंसर आपका यहाँ पे निकल के आ सकता है। प्रैक्टिस आपको जरूर यहाँ पे कर लेनी है। एक सवाल ये दिया गया, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10
दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अकेला बताओ सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बताओ एक बार इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो क्या चीज दी जाए, पहले आप वो सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। देखो पहले दिया गया ए और बी एक साथ मिलकर कितने 10 दिन में, यहाँ पे हमने लिखा होगा ए प्लस बी, ये कर रहे हैं कितने दिन में 10 दिन में। फिर बोल रहा है कि बी और सी ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 15 दिन में। फिर क्या दिया गया आपका ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके 20 दिन में। ऐसा क्वेश्चन जब भी दोस्तों आपका पूछा जाएगा, सिंपल क्या करना है, इन तीनों को आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना निकल के 60 निकल के आ गया। एलसीएम भाग को 10 का 60 में किया कितना है, ये 6 हुआ। 15 भाग किया कितना हुआ, ये आपका 4 हुआ। 20 का किया आपका 3 हुआ। इसका दोस्तों मतलब ये यहाँ पे होता है। और दोस्तों ये जो आपको ये निकल के आता है, ये आपका कुल काम यहाँ पे होता है। इसका मतलब सेम यही होता है कि जो ए प्लस बी है, ये अगर इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, दोनों अगर मिलके काम करें ये 6 यूनिट काम करते हैं। बी प्लस सी क्या है, ये 4 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस सी क्या है, ये 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन हुआ। अब देखो अगर हम तीनों को जोड़ें, देखो यहां देखो ए कितनी बार है, ए आप देख रहे 2 बार है। बी कितनी बार है, बी भी आपको 2 बार है। सी कितनी बार है, सी भी आपको 2 बार। यानी हम यहां पे 2 कॉमन कर दिया, ब्रेकेट लिख दिया हमने ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी हम यहां पे सीधा सीधा कर दोगे। ठीक, अब देखो क्या करो, अब इधर जोड़ लो, अब कितना हुआ 6 4 10 3 13। अब यहां पे हमें ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा, 2 इधर भाग करोगे ये 6.5 आ जाएगा, 6.5 आपका आ जाएगा। यानी ये हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, 6.5 है। देखिए हमें बताना किसका, बताना सी का। बताओ सी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो सी को निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी वाला हम यहाँ माइनस कर दें। तो ए प्लस बी जैसे माइनस करोगे केवल सी बचेगा। तो सी का क्या निकल के आ जाएगा, बराबर 6.5। अब ये 6 जैसे ही माइनस करोगे बराबर निकल के आ गया 0.5। यानी हम ये कह सकते हैं जो सी है इसकी कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है, 0.5 है। और कुल काम हमारा 60 है। तो पूरे काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 60/0.5 भाग करोगे, ये दशमलव हटेगा, 1 जीरो ऊपर आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर 6 दून 12 120 यहाँ पे आ जाएगा। तो सी पूरे काम कितने दिन में खत्म करेगा, 120 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस करना कि कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हो। यही सेम पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। एक सवाल ये पूछा गया, देखो एक घरेलू उपकरण को स्टोर का मालिक प्रत्येक 10% 20% की क्रमिक छूट देता है। अब इंसेंटिव के रूप में यदि छूट के बाद शुद्ध भुगतान आपका 20,000 से अधिक है तो ग्राहक को रियायती मूल्य छूट देने के बाद भी 10% की एक अतिरिक्त छूट वो फिर देता है। यदि ग्राहक का बिल उसका 30,000 हो गया तो कितना भुगतान करेगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 20,000 से कम की आप कोई शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, हम केवल आपको 2 डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर 20,000 से ऊपर आप जाते हो तो हम क्या करेंगे, एक 10% डिस्काउंट एक हम अलग देंगे। तो उसने क्या किया, उसने जो बिल बना वो 30,000 का, तो भाई उसके तीनों डिस्काउंट यहाँ पे लगेंगे। तो इसके डिस्काउंट एक छूट के बाद उसे कितना रुपए वहां पे देना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे आप सॉल्व करें, ध्यान देखना। मूल्य कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आपका 30,000। क्या लिखा है, 30,000। ठीक, अब ये बताओ पहला 10%, देखो 10% होता है, इसको हटाओ, इसको हम क्या है, देखो एक जो इसे हम 1/10 लिख सकते हैं। 10 में 1 का छूट मिला, कितने बेचा आपने, 9/10। इसको हम क्या लिख दिया यहाँ पे, 9/10 आपने। फिर क्या लिखा, 20%। 20 को हम लिखते हैं 1/5, 5 में 1 का छूट हुआ, 4/5 कर दिया। इसको क्या किया हमने, 4/5। फिर क्या है, डिस्काउंट 10%, यानी 1/10, 10 में 1 की छूट दिया, 9। यहां क्या लिखा आपने, 9/10। अब काटो जो कट जाए, 2 जीरो 2 जीरो आपने सीधे सीधे काटा, 5 से काटा, यहाँ पे कितनी बार गया, 5 छक्का 30 हो गया। अब इन सभी को गुणा करो, कितना जाएगा, 4 9 36, 36 गुणे 9, 9 गुणे 60 करो, कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आपका आ गया 19,440। क्या बताओगे इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 19,440। क्या बताओगे, 19,440। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो। बिल्कुल मैथ बिल्कुल इजी आती, बस थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए। आप सभी आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे आप इसका आंसर वहां पे दे सकते हो और इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये सारे आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपके एग्जाम हो रहे हैं, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस एक बार करिएगा।
एक सवाल ये पूछा गया, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 5:6 है, यदि उनका गुणनफल आपका 1920 है, तो दोनों संख्याओं का योग बता दो कितना हो गया। बिल्कुल इजी सवाल है, तो योग कितना बताओगे। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, हमने माना एक संख्या, हमने माना हमारी 5x होगी, एक संख्या 6x हो गई, इनका गुणनफल दिया गया, यानी ये बताया गया, जब गुणा करो 5 गुणे 6, जो क्या दिया गया 5x गुणे 6x, ये बराबर आपका दिया गया 1920 के। तो 5 छक्का 30 हुआ, 30x² बराबर क्या हुआ आपका 1920, यहाँ पे दोस्तों आपका हो गया। अब ये बताओ, अब x² x बराबर कर दो, क्या हो जाएगा, ये हुआ दोस्तों आपका 1920/30। अब इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 0 0 आपने काटा, 3 से काटा, 3 18, 3 चौक 12, ये किसका वर्गमूल है, ये आपका हो जाएगा 8 का, x का मान आपका 8 निकल के आ गया। तो दोनों संख्याओं का योग बता दो, 5 6 11x हुआ, योग कितना 11x हुआ है, मानो तो यहाँ पे 11 गुणे 8 कर दो, कितना आ गया आपका 88, यहाँ पे निकल के आ गया। तो दोनों संख्याओं का योग कितना बता दोगे, सीधा सीधा आप 88 बताना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। एक सवाल में यह पूछा गया, यदि a:b:c 2:3:5 है, तो a+b:b+c:c+a का मान बताओ। भाई बिल्कुल ये कुछ है नहीं सवाल में, क्या दिया गया वो a:b, ये सारा दिया गया, तो a+b, इसका मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ो, 3 2 5 हुआ, कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ा कितना होगा, 3 2 5, कितना हो गया, ये 5 हो गया, फिर क्या b+c, ये b हो गया, ये c हो, इन दोनों जोड़ा कितना 5 3 8 हो गया आपका, फिर क्या है c+a, इन दोनों जोड़ो 5 2 7 हो गए, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 5:8:8:7 आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछा जा रहा, रमेश एक वस्तु को 236 में बेचकर 46 रुपए का लाभ कमाता है, तो लाभ का परसेंटेज बताना क्या आपका यहाँ पे हो जाए। कैसे सॉल्व को, देखो अगर उसने वस्तु को 236 में बेचा तो 46 का लाभ हुआ, तो भाई यहां हम ये कह सकते हैं ये तो 236 ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो विक्रय जो आपका सेलिंग प्राइस होता है इसमें आपका लाभ और क्रय मूल्य दोनों आपके जुड़े रहते हैं। तो अगर 236 में उसने 46 का प्रॉफिट लिया है, तो वह वस्तु थी कितनी की, यानी उस वस्तु का बताओ क्रय मूल्य क्या था, वो वस्तु थी कितने रुपए की। इसमें क्या क्या 46 जैसे 236 माइनस करो, उसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, 236 माइनस का 46 करो, कितना आ गया, ये आपका 190 रुपए आपका निकल के आ गया। 190 क्या हो गया इसका क्रय मूल्य, 190 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आपके यहाँ पे हो गया। अब बताओ दो प्रॉफिट क्या दिया गया, उसे लाभ दिया जा रहा है, 46 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हमें दिया गया 46 रुपए का। अब ये बताओ आपका परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना 190 गुणे 100 कर दो, ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, कितना 1 0 0 काट दोगे, इसे सॉल्व करो कितना निकल के आएगा 24.21% दोस्तों, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। इस क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ो, क्या चीज यहां पूछी जा रही है। तो यहां पे क्या दिया गया दोस्तों, किसी संख्या का 20% भाग 90 है, तो वो संख्या कितनी होगी, ये चीज दी जाए। देखो हमने माना x है, x का 20 भाग 20/100 कितना दिया गया 90 है, तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा, तो क्या बताओ सीधा 90, ये इधर आएगा 100 ऊपर आ जाएगा बटे यहाँ 20, तो 0 से 0 काटा, 2 से काटा, यहाँ कितना हो 50 हुआ, 5 9 45 कर दोगे 450, क्या हो जाएगा 450 आपका हो जाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक कर देना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है आपकी यहाँ पे थोड़ी सी। तो एक चीज दिया गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है, अंकित मूल्य पे 20% 10% और आपका x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद वो अहम इसे 164.70 में बेचा जाता है, तो x का मान बताओ क्या आपका हो जाएगा, x का मान बताइए क्या आपका निकल के यहाँ पे। कैसे सॉल्व करो ध्यान देखो, पहले ये बताओ 20% 10% की इनकी एक एकल छूट क्या है, एकल छूट, दो डिस्काउंट है इनकी एकल छूट का फॉर्मूला क्या बताया था, a+b माइनस का बीच गुणा कर दो a गुणे b। देखो जब दो डिस्काउंट दिए जाते हैं उनका एकल छूट क्या होता है, a+b माइनस का ab बटे 100, यहां से क्या आप एकल डिस्काउंट यहां पे निकाल लोगे। तो यहां पे तो ये बताओ 20 और 10 का एक छूट हमने दिया कितना,
कैसे निकालोगे? जहां पे ए है वहां रखो 20, जहां बी है वहां रखो 10। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस का 10 माइनस का 20 गुणे 10 और बटे करोगे 100। इसे सॉल्व करो, कितना आपका निकल के आ जाएगा? ये हो गया दोस्तों आपका 30 हुआ, माइनस का 2 जीरो जीरो काट दिए, गुणे 2 किया, बराबर 28% यहाँ पे हमने क्या हुआ, एक डिस्काउंट हमने यहाँ दे दिया। अब ये बताओ, अब यहाँ पे आपको 28% का डिस्काउंट यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है। कितने सामान है? 250 की थी यहाँ पे। अब पहले ये बताओ कि अगर 250 की रेट था यहाँ पे, अब इसमें अगर हमने कितना डिस्काउंट दे दिया? 28% का। तो पहले से आप ये बताओ 250 सामान में जब हमने 28% का डिस्काउंट दिया तो अब कितने रुपए का हमने सेल वहां पे किया? तो इसे सॉल्व करो, पहले ये सॉल्व करो, कितना आएगा? जीरो जीरो आप कट गया, 5 से काटा 25 हुआ, 5 से काटा 5 दूना 10 हुआ, 2 से काटा यहाँ पे 14 होगा, तो 14 गुणे 5, फिर इसके बाद 250 माइनस कर दिया, तो ये हमारा दोस्तों निकल के आ गया कितना? 180 आपका निकल के आ गया। यानी जब ये जब दो डिस्काउंट हमने लगाया तो हमने बेचा कितना? 180 का। लेकिन सवाल में ये बताया गया हम 180 का नहीं बेच रहे, हम तो बेच रहे हैं 164.70 का। अब यहां पे ये हमें बता दो कि अब जो तीसरा, जो हमारा तीसरा डिस्काउंट है आपका, ये कितने रुपए लगेगा? तो 180 यहां क्या किया हमने, 180 में आप माइनस कर दोगे 164.70, ये कितना निकल के आ गया? ये निकल के दोस्तों 15.3। यानी हम 180 में अभी 15.3 रुपए का डिस्काउंट और हम यहां पे कर रहे हैं अभी। लेकिन ये परसेंटेज में कितना, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या किया हमने, जो हम 15.3 का डिस्काउंट रुपए का दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं? 180 रुपए में। परसेंटेज क्या किया आपने? 100 से यहाँ पे क्या कर दिया? गुड़ा। क्या किया? 100 से यहाँ पे आपने गुड़ा किया, इसे सोल्व किया, ये कितना निकल के आ जाएगा? 8.5% दोस्तों आपका ये निकल के आ जाएगा। इसे कैलकुलेशन करोगे 8.5 आपका निकल के आ गया। तो हम कितना, वो जो हमारा x का मान क्या हो जाएगा? 8.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इसको बड़ी आसानी से आप यहाँ पे सोल्व कर सकते। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से वहां पे बना सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि 20,000 की मूलधन में 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया जाता है, तो 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद हमें यह बताना कि धनराशि कितनी हो जाएगी। कैसे बताओ? देखो यहां पे क्या दिया? 20,000। हमने यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दिया? 20,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। दो यहाँ पे जो आपका 9% है, 9% हम क्या लिख सकते हैं? 9/100 भी इसे हम लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाया हमने, नीचे 100 कर दिया। अब ये बताओ समय कितना दिया गया? देखो समय कितने वर्ष पूछा गया? हमें 2 वर्ष बाद का पूछा गया। धनराशि कितनी हो जाएगी? वो धनराशि हमें टोटल कितनी आपकी हो जाएगी भाई, ये हमें पूछा गया। यानी 20,000 रुपए हमें तो मान लो हमने जमा किया और टोटल हमें 2 साल का ब्याज कितना मिला, जो आपका ब्याज मिलेगा उसे कुल धनराशि हम जोड़ देंगे, हमारी टोटल राशि आपके निकल के आ जाएगी। देखो तो यहां पे क्या हुआ? पहले वर्ष में क्या होगा? पहले वर्ष में क्या होगा? इसका जैसे 9 बटे आप यहाँ पे 100 करो, यही तो ब्याज मिलेगा जो आपको इसका 9% दर से मिला, 9/100। ठीक है, तो पहले साल हमने किया, कितना निकल के आ जाएगा इसका? 9/100। 20,000 को 9/100 से गुणा करो, कितना निकल के आ जाएगा? ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया 1800। और दूसरे वर्ष बाद भी हमारा ये आपका 1800 हो जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष का जो आपका ब्याज होगा, इसमें हमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है। देखो ये हुआ दोस्तों आपका पहले वर्ष का। पहले वर्ष का हो गया दोस्तों यहाँ पे कि पहले वर्ष में 1800 का ब्याज मिला, फिर हमें इसका 9/100 का दूसरे वर्ष का भी हमें क्या हो जाएगा? ब्याज मिलेगा, ये 1800। लेकिन दोस्तों जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है, हमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो पहले वर्ष का ये हो गया आपका, दूसरे वर्ष का ये होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में आपका इसमें फिर ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष में ब्याज का ब्याज भी मिलता है। फिर इसका दोस्तों आप जो 9/100 इसका निकालोगे, ये कितना आपका निकल के आ गया? ये दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा 162 रुपए। कितने निकल के आ गया? 162। अब वो ब्याज कितना मिला? 1800 का ब्याज ये मिला हमें, 1800 का ये मिला, 162 ये। यानी 2 वर्ष में हमें टोटल ब्याज कितना मिल गया है? आप क्या बताओगे? टोटली जोड़ लो। अब बताओ कुल राशि कितनी हो जाएगी? 20,000 ये रुपए थे, एक ब्याज ये, एक ब्याज ये, एक ब्याज ये। अब इन सबको जोड़ो, 20,000 पर 1800 प्लस 1800 प्लस 162, इन सबको आप जोड़ो, कितना निकल के आ जाएगा? 20,000, 18, 36 हो गया, 162 जोड़ा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 23,000। क्या यहाँ पे लिखो? ये आपका टोटल हो जाएगा 23,762। 23,000 क्या हुआ? 23,762 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बता दोगे?
23,762। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे आप इसको सवालों को आसानी से यहाँ पे लगा, दोस्तों ये सवाल आप कई तरीके से आप लगा सकते हो, इसके कई टाइप हैं। आगे मैं जो प्रैक्टिस और कराऊंगा वहां मैं इसके अलग अलग टाइप भी आपको करा दूंगा कि कैसे दूसरे टाइप से ये सवाल आपका सॉल्व हो सकता है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, एल टैंक 20 घंटे में भर सकता है। तो ये बताओ कि के तथा एल दोनों मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। इसका मैंने एक सवाल अभी कराया भी था, सेम वैसे ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाओ, के टैंक है ये आपका 8 घंटे में भर सकता है, और इसके बाद दिया जा रहा है कौन सा, एल टैंक ये कर सकता है 20 घंटे में। ठीक है, मैंने बताया इन दोनों ऐसे क्वेश्चन कभी आते, पहले एलसीएम ले लो, 8 और 20 का एलसीएम कितना बता दिया आपने, बताया 40। 8 का भाग किया, ये कितना निकल के आ गया 5 हुआ, 20 से किया कितना 4 आपका निकल के आ गया। ठीक, अब ये बताओ, इसका मतलब होता है जो के होता है इसकी क्षमता मतलब 5 लीटर भरने के 1 घंटे में, एल की क्षमता 1 घंटे में 4 लीटर भरने की, और हमें टोटल भरना है 40 लीटर। अब जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे, कितना एक घंटे में कितना भर रहा है 5 9, तो इस पूरे को भरने में कितना समय लेंगे आप बता दो। पूरे को भरने में लेंगे 40/9, 40/9 का समय लेंगे। सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दो यहाँ पे, 5 4 9 हो गया, 5 4 9, ये 40 नहीं कुछ गलत हो गया, देखो 20 क्या 20 दूनी 40, हाँ यहाँ पे क्या हुआ 40 हुआ, यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, क्या हुआ 2 हुआ, 2 से भाग किया तो ये कितना हो जाए 5 2 7, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो कुल हमें 40 भरना है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी आपका 7 ही हो जाएगा। तो कुल समय कितना लेगा, वो लग जाएगा 40/7 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। एक सवाल ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इजी सवाल बहुत है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टार सहित 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट के लिए वो आपकी जो स्टॉप लेती है प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा वो कितने मिनट के लिए वहां पे लेती है। एक बार ये क्वेश्चन सोचिए कैसे इसका आंसर आएगा, फिर बताएंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो कभी अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कैसे सॉल्व, एक फॉर्मूला आप यहां पे याद रखिएगा। क्या याद रखोगे, सीधा सीधा क्या याद करोगे, चालों का अंतर, चालों का अंतर यहां पे लिख लेना, बटे लिखना यहाँ पे तेज चाल, जो आपकी तेज चाल दी जाएगी, गुणे करोगे यहाँ पे 60, गुणे करोगे 60, तो यहां से क्या आ जाएगा, सारा आंसर आपका मिनट में यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। क्या दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा 42, दोनों का डिफरेंट ले लो, 60 और 42 का डिफरेंट कितना हो जाएगा वो आपको लिख देना है। 60 और 42 डिफरेंट हो गया आपका 18। तेज चाल के ओम से इसमें 60 था आपके, तेज चाल है 60 यहाँ पे लिखा, गुड़े क्या किया आपने 60, इसे काटा कितने 60 काट गया बराबर क्या आ गया 18 मिनट। तो आप सीधा सीधा क्या कह दो, जो हमारी बस होगी जो गाड़ी होती है वो हर घंटे आपके 18 मिनट का आपका ब्रेक वहां पे लेती है। तो यहाँ पे जो 60 करने का मतलब भी हमारा यही था, क्योंकि हमारे आंसर सारे मिनट में आपके दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या पूछा गया, बस स्टॉप प्रति घंटा, यानी कि वो मतलब 1 घंटे के अंदर 18 मिनट का स्टॉप वहां पे लेगी। और ये क्वेश्चन पेपर कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके आते भी हैं। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, पी क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में वो कुल आप 6,680 का लाभ कमाते हैं, तो ये बताओ पी तथा क्यू का मिलाकर कुल कितना हिस्सा होगा। भाई जो जितना पैसा लगाया उसे उसी हिसाब से प्रॉफिट वहां मिलती है। यहां पे क्या पूछा किसका जा रहा है, पी तथा क्यू इन दोनों को पूछा जा रहा है। अब बताओ पी तथा क्यू, तो 7 4 11, इन्हें कितना मिला 11 पार्ट मिलेगा, और कुल भाग कितना है 7 4 11 11 9 20, कुल भाग आपका 20 है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व कर दो, टोटल हमें निकालना है कितना दिया गया 6,680, 6,680, तो ये आपका दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 6,680 हमारा दिया गया है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि पी तथा क्यू इनका हिस्सा कितना है 7 4 11, 11 का मान पूछा जा रहा है, और कुल भाग कितना है 7 4 11 प्लस 9 जोड़ा आपने जोड़ा 20। अब इसे सोल्व करो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल गया 3,674, इसे सोल्व करो कितना निकल के आ जाएगा 3,674 रुपए आपका आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको राइट आंसर क्या मानना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भाई कैलकुलेशन आपको करनी होगी। कैलकुलेशन अगर आप चाहते हैं हमारी अच्छी हो तो आप टेबल याद कर लीजिए, पहाड़े आपको अच्छे से पता होने चाहिए, वहां से कैलकुलेशन आप अच्छे से वहां पे कर सकते हैं। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल आपका अपरिवर्तित रहे। तो कभी क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाए तो यहाँ 20, तो कैसे सॉल्व करोगे? 20% जो आपका दिया गया इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप 1/5 यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक लिखा ओल्ड, यहाँ पे हमने लिखा न्यू, यहाँ पे एक जगह क्या लिखा ओल्ड, एक जगह क्या हमने लिखा, तो एक जगह आपने लिख दिया यहाँ पे न्यू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने लंबाई, और यहाँ पे लिखो बताओ चौड़ाई, क्या लिखा चौड़ाई। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि, अब बताओ लंबाई है 20% वृद्धि, 1/5 लिख सकते हैं। अगर ये 5 में 1 की वृद्धि कर दी, यहाँ 5 था, ये आपका कितना हो गया, आपका 6 आपका हो गया। आप बताओ, ठीक, ये हमारा 6 हो गया। अब चौड़ाई में बताओ, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल आपका अपरिवर्तित रहे वहां पे। तो आप क्या बताओगे, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, यहाँ पे 6 कर दो भाई, यहाँ 5 कर दो, तो अब कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई यहाँ पे, क्योंकि 5 गुणा 5 6 हमने अपोजिट कर दिया। अब देखो तो हम यहाँ पे क्या करें, चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए, तुम्हारी चौड़ाई 6 थी, 6 से होगी 5, तो कितने कमी की गई आप बताओ, एक की यहाँ पे कमी की गई, तो एक की कमी किसमें हुई, 6 में। अब गुणे क्या कर दिया हमने, 100 यहाँ पे कर दिया, इसका मान क्या आ गया 16.66% आपको यहाँ पे हो जाए। तो कितनी कमी करोगे आप यहाँ पे, 16.66% की कमी कर दोगे। तो राइट आंसर क्या बता दोगे, इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर भाई यही तो होगा। वो 5 6 का 30 हुआ, 5 से 6 किया, अब देखो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए भाई, हमने यहाँ कर देंगे भाई 6 कर दो, यहाँ 5 कर दो, कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो 5 6 का 30, 5 6 पंचे 30, दोनों 30 30 हो गए हमारे। लेकिन कमी चौड़ाई में केवल कमी कितनी हुई है, 6 से 5 करेंगे भाई तभी तो हुआ, तो 6 में 1 कम किया, 1/6 किया, यहां से इसका आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और रीजनिंग बिल्कुल इजी आती है। 5 क्वेश्चन मानो फ्री के आपके वहां पे दिए जाते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन कभी आपको वहां पे गलत तो करने ही नहीं, बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पे आपके आते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से बताओ अंत अलग कौन सा, इनमें से आपका कौन सा अलग आपका हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो क्या ऐसे सॉल्व, देखो यहाँ पे क्यू हुआ, क्यू क्यू से ये बताओ एस हुआ, कितना बढ़ा आप बताओ, 2 बढ़ गया, ठीक है। ई से बताओ जी हुआ, ए बी सी ई एफ जी, यहां भी देखो क्या बढ़ रहा है, यहां भी आप करोगे 2 बढ़ रहा है यहाँ पे। आर से टी, पी क्यू आर एस टी, यहां भी हम बता रहे हैं, यहां भी हमारा ये 2 बढ़ रहा है। और एन से टी हुआ, पी क्यू एन ओ पी क्यू, यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा ये ज्यादा बढ़ रहा है आपका। सब में वो पहले में केवल 2 बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा ज्यादा बढ़ रहा है। आप क्या कर दो, यही आपका इनमें से आपका अलग हो जाएगा। बस यही पूछा जाता है कौन सा आपका डिफरेंट है। देखो क्यू से एस हुआ 2 बढ़ा, ई से जी हुआ 2 बढ़ा, आर से टी हुआ 2 बढ़ा, लेकिन इसमें आपका ज्यादा बढ़ रहा है, तो यही हम कह देंगे भाई यही आपका अलग हो जाएगा। जो आपका अलग हो वही आपका आंसर यहाँ पे निकल के हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्न में संख्याओं का विषम युग्म चुनिए। विषम युग्म इसमें से क्या होगा, जो ये 4 चीजें आपकी दी जा रही है, कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। देखो अब ये बताओ 12 से आपका 86 हुआ, कैसे हो सकता है ये बताओ। पहले में यहां पे हम ये 12 गुणे 7, 12 गुणे 7 करो, और प्लस यहाँ पे 2 कर दो, कितना हो गया 84, वो 86 हो गया। 12 से 84, 84 85 86। अब इसमें क्या किया हमने, देखो कि अब इसे 7 से गुणा करो यहाँ पे, यानी इसे गुणा करो, कितना हुआ ये 5 से 31 हुआ, फिर 8 से 58 हुआ, 5 से 31 हुआ, आप कितना दिया 5 से 31। तो यहाँ पे देखो 5 से 31 कैसे आ सकता है, पहले ये बताओ। मैं 5 दिया जाए, 5 से मैं 31 लाना कैसे आप वहां पे ला सकते हो। या 8 से 58 हुआ, 8 से 58 लाओ, यानी कि हमने क्या किया, इसे गुणा कर दो, कितना को 8 गुणे 7, 8 से 56 प्लस 2, ये हमारा 58 हो गया, ठीक है। 8 से यहाँ पे क्या हुआ, 8 से 24, 24 23 हो गया। अब इसमें आ जाओ, यानी कि 55 40, 40 से 31 आपका यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कौन सा आपका इसमें अलग हो जाएगा। ये चीज ध्यान से देखो कि इसे सॉल्व करो, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो सकता है। जैसे 12 गुणे 86 दिया जा रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, गुणे 7 कर दिया, अब आपने यहाँ पे 2 जोड़ा, तो 12 से 84 प्लस 2 हमारा ये आपका हो गया, ठीक है। 8 से 58 आपका दिया जा रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, 8 गुणे 7 कर दो, 8 सते 56 हुआ,
56, 57, 58 प्लस 2 आपका यहाँ भी हो गया, 2 आपका हो गया यहाँ पे। अब ये बताओ जैसे 3 से आपका 23 हुआ, 3 से 23 हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, आपने किया 3 गुणे 6 और प्लस का 2, 36 18 19, यहाँ 36 18 हो जाएगा, यानी कितना देखो 36 5 गुणे 3, 3 2 5, 3 2 कितना हो 3 2 5, 5 गुणे 6, यानी कितना हो जाए देखो 36 18। इसमें कुछ आपका एरर लग रहा है यहाँ पे इस सवाल में। ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हो सकता है कभी, इसमें आपको बस यही ढूंढना होता है कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते। ध्यान देखो एक बार फिर ट्राई सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। जैसे 12 लाया हमने, ठीक, 12 के लिए हमने सीधा सीधा किया, इसको करिए हमने 7 से गुणा किया और प्लस 2 हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ से आपका 86 आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 3 से 23 आपका हो जाएगा। चलिए ये सवाल नहीं बन रहा है, ये मैं देता हूं, मान लो आप लोग सॉल्व करना होमवर्क ले यहाँ पे, कि मैं जो आपकी अगली क्लास कराऊंगा वहां पे देखूंगा कैसे इसका हम लोग आंसर वहां पे ला सकते हैं। फिलहाल आप इसको ट्राई करिएगा कैसे इसका आंसर वहां पे आ सकता है, कि कैसे हम लोग इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। नहीं तो अगली जो क्लास आएगी वहां मैं इसको प्रॉपर बताऊंगा। और ये सवाल भी आपका जीडी के एग्जाम में पिछले साल वहां पे आपका पूछा गया था। बस यहाँ पे यही चलता है कि इससे बताओ 86 कैसे आ गया, इससे 5 31 कैसे हुआ। अब इसमें हमें ये बताना इनमें से आपका अलग कौन सा हो सकता है, अलग कौन सा होता है, बस ये हमें यहाँ बताना होता है। एक बार आप अलग जैसे निकालोगे आप इसका आंसर वहां पे निकालोगे, ट्राई करना क्या आंसर आएगा। नहीं तो अगली क्लास रहेगी मैं इसमें इसको सारा कुछ करा दूंगा। एक सवाल ये दिया गया, सीरीज का सवाल है। अब बताओ 0 6 हुआ, 24 हुआ, 60 हुआ, 120 हुआ, 210 हुआ। अब बताओ इसके आगे वाली संख्या आपकी यहाँ पे कितनी आपकी हो जाएगी, कैसे बताओगे। यहाँ पे ध्यान देखो, तो यहाँ पे 0 लिखा है, 0 को देखो आप क्या लिखा, इससे हम लिख सकते 1 की घात 3 माइनस 1 किया, ठीक है। अब 6 दोस्तों लिखा 6, इसको आपने लिखा 2 की घात 3 माइनस का 2। 24 है, 24 का हमने किया 3 की घात 3 माइनस 3। इसे क्या किया आपने 4 की घात 3 माइनस 4। ये क्या है आपका 5 की घात 3 माइनस का 5। ये क्या हो जाएगा आपका 6 की घात 3 माइनस 6। अब यहाँ पे क्या होगा 7 की घात 3 माइनस 7 कर दोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ बताओ 7 की घात 3 माइनस 7 करो कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 336 आपका। तो राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 336 आपका राइट आंसर आपका हो जाता है। अब एक सवाल पूछा गया, निम्नलिखित कौन सा एक अक्षर जब नीचे गए शब्द के पहले लगाया जाएगा तो नए शब्द को बनाएगा, कौन सा शब्द बनाएगा, ये बताओ। राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर जब नीचे दिए गए शब्दों के पहले लगाया जाएगा नए शब्दों को बनाएगा, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बताओ। इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर लगा दो, क्या लगा दो, आर लगा दो, इसमें लगाओ, सभी में लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या हो गया आप देखो आर ए, पहले आर लगाए, आर ए एस एच बनाइए, इसका मतलब क्या होता है फुंसी। इसका मतलब क्या हिंदी में क्या होता है आपका फुंसी होता है। अब इसके अगर इसके आगे आ लगा तो क्या बन गया हमारा आर ए टी ई आपका बन गया। तो रेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि वेग हो गया, वेग कोट, वेग लिख दो या फिर कोट ही लिख दो, कोड लिख दो या फिर आपका दर्जा, इसका मतलब आपका यहाँ पे हो जाता है। अब देखो आर इसके आगे लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका आर ए पी ई, रेप बन गया। इसका मतलब क्या बलात्कार हो जाएगा, बलात्कार, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। एक आप इसके आगे आर लगा दो, इसके आगे तो क्या हो जाएगा आपका रेड, आर ए आई डी। इसका मतलब दोस्तों क्या, रेड का मतलब क्या होता है, छापा होता है। यानी कि अगर हम आर इन सबके अंदर लगाएं ये सारे वर्ड हमारे बन जाते हैं जिनका कुछ ना कुछ आपका अर्थ यहाँ पे निकल के आता है। तो क्या कौन सा वर्ड हो जाएगा आपका, आर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पे जो मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अच्छे से आप प्रैक्टिस यहाँ पे करिएगा। और जो मैंने कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे वो नोट्स आप तैयार करिएगा। अगर ये दोनों तैयार करके आप चलते हो तो आपके एग्जाम में बिल्कुल वहां क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, निम्न संख्या श्रेणी का पूरा कीजिए। अब बताओ यहाँ पे इसके आगे क्या आएगा, ये यहाँ पूछा जा रहा है। अब बताओ इसमें क्या चीज चल रही है, क्या चीज चल रही है, कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1 है, 3 है, 11 है, 47 है, फिर क्या है आपका 14 39, 14 19। अब बताओ इसके आगे क्या है, देखो 1 लिखा, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो 1 गुणे 2,
ये +1 किया, एक क्या नहीं, इससे देखो पहले एक कैसे लिखा हमने, इसे लिखा 0 गुणे 1 और +1, ये बराबर 1 क्या हो गया। अब 3 क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 +1, ये 3 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 और प्लस का 2, ये क्या हो गया 11 आपका। 47 कैसे आ सकता है आपका, 11 गुणे 4 और प्लस का 3, ये आपका 47 हो गया। अब ये बताओ ये कितना कैसे आया, यहां लिखा आपने 47 गुणे 5 और प्लस का 4, इसके बराबर। अब इसके आगे संख्या कौन सी आएगी जाके, वो हमारी हो जाएगी 239 गुणे 6 और प्लस का आप करोगे यहाँ पे 5, इसे सोल्व करो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये सोल्व किया हमने कितना आ गया 1439 आपका हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 239, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही, 1439 यहाँ पे दी जा रही है। तो कौन सी संख्या आपकी यहाँ पे बन रही है आपकी जाके, इसे जब आप सोल्व करोगे यहाँ पे तो क्या राइट आंसर आ रहा है आपका 239, क्या बन रहा है आपका 239। तो निम्न संख्या श्रेणियों को आप पूरा कीजिए, इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ये हो जाएगा आपका 239। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना बता दो यहाँ पे 239, दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 239, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बता देना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें हैं जो आपके पिछले सालों में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। और ये सारे जो कंप्लीट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दूंगा, वहां से अच्छे से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। आपका जब भी पेपर लगेगा यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।